चलो जी, द टॉपिक इज यूनिट है कैलकुलस, टॉपिक इज फंक्शन। अब फंक्शन समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन बेसिकली ना एक कॉरस्पॉन्डेंस है जो दो सेट को जोड़ के रखती है। मैं कहता हूँ मेरे पास दो सेट हैं, ठीक है जी, आई हैव टू सेट्स। सेट ए, सेट बी, ये ए है ये बी है। नाउ इट हैज़ 1 2 3 4 5, इट हैज़ 2 4 6 8 10। तो ए और बी जो है वो जुड़े हुए हैं किस कॉरस्पॉन्डेंस से, किस बेसिस पे, क्या इनके बीच कॉमन चीज़ है? तो बी जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ ए है। बी क्या है, ट्वाइस ऑफ ए है। 1 की मल्टीप्लाई आप 2 से करते हो तो यू विल गेट 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करते हो 4, 3 की 2 से करते हो 6, 4 की 2 से करते हो 8, 5 की 2 से करते हो 10। मैं आपसे तो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, ए रिलेट्स टू बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू 2a। अगर मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है, ए रिलेट्स टू बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू a प्लस 1, तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये आ गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। तो ये क्या है, ये एक फिर से क्या हो गया, ये एक रिलेशन हो गया। फिर से क्या हो गया, ये एक रिलेशन हो गया। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन एक कॉरस्पॉन्डेंस है। तो मैं ये कह सकता हूँ दैट रिलेशन इज अ correspondence. Relation is a correspondence which connect the elements of two sets। दो सेट्स के एलिमेंट्स को कनेक्ट रखता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिलेशन। लिखो इस बात को, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। जैसे मैं आपसे कहूँ ए रिलेट्स बी सच दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये है वेयर B is the set of roots of A। B जो है A के रूट्स हैं, A की इक्वेशन के रूट्स हैं। B is the set of roots of the equation। तो B आपके पास क्या आ जाएगा, बी आपके पास कौन सा आ जाएगा, एक 2 और एक 3। एक 2 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, 3। समझ आई बात, ठीक है। तो यहाँ तक अभी सिर्फ आपने इतना समझा है कि रिलेशन क्या है। रिलेशन एक कॉरस्पॉन्डेंस है जो दो सेट को जोड़ता है, ठीक है। बट हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है फंक्शन, क्योंकि हम कैलकुलस कर रहे हैं, हमें सारे फंक्शंस पढ़ने। तो समझना अब बात को। चलो नेक्स्ट, एकम जोत कर रही है ओए। हो गया, चलो। तो मैं किसी रिलेशन को फंक्शन कब कहूँगा, अ रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन
if point number 1, every element of A has an image. Every element of A has an image in B. A के हर एलिमेंट की B में इमेज होगी, पहली बात। दूसरी बात, no two elements from, ये ऐसे लिखोगे इसको ऐसे लिखेंगे, every element of B has only one preimage in A. अगर मैं एक सेट लेता हूँ, ये आ गया A, ये आ गया B, तो 1 2 3 A B और C ऐसे हो रखी है मैपिंग, ऐसे हो रखी है मैपिंग। तो जब मैं इसके ऑर्डर्ड पेयर्स लिखूँगा, ऑर्डर्ड पेयर्स जब मैं इसके लिखता हूँ, तो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने के लिए पहला आएगा 1, C, दूसरा आएगा 2, A, तीसरा आएगा 3, B। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 या ऐसे, C is the image of 1। C जो है वो 1 की इमेज है, C जो है वो 1 की क्या है, इमेज है। एंड 1 is the pre-image, 1 is the pre-image of C। 1 C की क्या है, प्री-इमेज है। C जो है वो 1 की क्या है, इमेज है। 1 C की क्या है, प्री इमेज है। तो इस इमेज और प्री इमेज को याद रखना। अब पहला पॉइंट ये कहता है कि हर एलिमेंट की A में इमेज होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी बात क्या कहता है, B के हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ, A रिलेट्स टू B सच दैट B इज इक्वल्स टू A स्क्वायर, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये है मेरे पास 1 2 3, ये है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। बी में एलिमेंट्स खाली बच जाएं, इट विल नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस। ए में नहीं खाली रहने चाहिए, ठीक है। तो इसमें दोनों बातें सेटिस्फाइड है। पहली, ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए है। दूसरी बात, बी की चाहे 9 हो चाहे 4 हो चाहे 1 हो, ए की इमेज होनी चाहिए, वो भी ठीक है। तो यस इट इज़ अ फंक्शन, यस इट इज़ अ फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंक्शन, ठीक है। यहीं पे मैं दूसरा अगर एक और सेट लेता हूँ, ये आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया -2 -1 0 1 और 2, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर है ही नहीं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। जी के कोई जो है इमेज नहीं है, तो पहला पॉइंट नहीं सेटिस्फाई हुआ। दूसरी बात, 4 की देखो 2 प्री इमेज है, -2 और 2। इसी तरह 1 की 2 प्री इमेज है, -1 और 1। तो ये फंक्शन नहीं है। नो, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। समझ आई इतनी बात? लिखो इस एग्जाम्पल को, फिर और बात करते हैं।
इसको ठीक करो भाई, इसको ठीक करो, ये मैंने उल्टा लिख दिया। एलिमेंट ऑफ ए हैज़ ओनली वन इमेज, ये फंक्शन है नहीं, इस वजह से नहीं है क्योंकि ज़ीरो नहीं है, ठीक है। ए की एक इमेज होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। बी की हो सकती है दो प्री इमेज। अभी ये एग्जाम्पल देता हूँ, इसको नोट मत करो, उसको कर लो नोट, फिर इसको मैं अगली स्लाइड पे समझाता हूँ। वो कर लिया? देखो मैं तुम्हें दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, बिल्कुल इन्वर्स करके। ए रिलेट्स टू बी, पहला है बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, पहला है बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ आएगा ए, यहाँ आएगा बी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ -2 -1 0 1 2। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4 5। अब -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। हर एलिमेंट की मैपिंग हो रखी है, और हर एलिमेंट की -2 की इमेज कितनी है? 4। 2 की इमेज कितनी है? 4। सिंस एलिमेंट 1 हैज़ 2 इमेजेस ए एंड बी। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये फंक्शन है, यस इट इज अ फंक्शन, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहता हूँ ए रिलेट्स टू बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू √a, अब समझना, अब समझना। नाइन 4 1 0 -3 -2 -1 0 1 2 3। 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? -3 और आगे दो इमेज, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? -2 और 2। 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो -1 और 1। 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 0। तो नो, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, वो फंक्शन नहीं है। तो ए की एक ही इमेज होनी चाहिए, दो इमेज नहीं होनी चाहिए। ए की, इधर देख ले, वहाँ तक छोड़ के आएगा क्या? ए की एक इमेज होनी चाहिए, दो इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, every that relation is a function which satisfies the following condition. Number 1, every element of A has an image in B। 1 1 हो, इसको कहते हैं 1 1, ठीक है। नंबर 2, नो टू ordered pair have same first element। दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा। दो ऑर्डर्ड, अब इसमें मैं अगर ऑर्डर्ड पेयर रखूं तो 9, -3 9, 3, ये लो जी, सेम आ गया पहले। इसमें आ जाओ, हाँ जी, 4, -2 और ये क्या आएगा?
4,2, उसके बाद 1,-1 और 1,1 और लास्ट होगा 0,0। तो देखो कितने सारे एलिमेंट के जो पहला वो है वो सेम है 1, आ जा भाई, ये 4, 1। तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। आप इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो -2,4 और 2,4, सेकंड वाला सेम हो जाए चलेगा, फर्स्ट वाला सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर क्या है 2 है, -1,1, 1,1, अगेन इट्स ओके, 0,0। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा, जब हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, ए के दो एलिमेंट की एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। समझ आई बात? तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। लिखो इन दोनों एग्जाम्पल को, फिर बात करेंगे आगे। पीयूष हो गया? डन। चलो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, आपको मुझे बताना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। एग्जांपल नंबर 1, ए रिलेट्स टू बी, वन टू थ्री फोर, ए बी सी डी। फंक्शन है नहीं है? है। हर एक एलिमेंट की इमेज है और हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। ये भी फंक्शन है, सिंपल सिंपल सा। फंक्शन है नहीं है, क्यों नहीं है? ज़ीरो की कोई इमेज नहीं है, ठीक है, ज़ीरो की कोई इमेज नहीं है। ये भी फंक्शन है। अब मैं दो फंक्शन ना इन्वर्स ले रहा हूँ, पहले मैं स्क्वायर करूँगा, ये मैंने स्क्वायर कर दिया, अब मैं स्क्वायर रूट वाला लूँगा। ट्वेंटी 25 का स्क्वायर रूट
16 3। क्या ये फंक्शन है? नहीं है। क्लियर है ना बात, कब फंक्शन होगा कब फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। मेरे पास दो सेट हैं, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है p और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है q। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितने p, बी में कितना है q। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे? सबसे पहली बात वो बनेंगे 2 की पावर pq, 2 की पावर pq। उसके बाद नंबर ऑफ फंक्शंस, सबसे पहले बात करूंगा फ्रॉम ए टू बी। ए से बी कितने फंक्शन बनेंगे? ए से बी फंक्शन बनेंगे n ऑफ b रेज टू द पावर n ऑफ a, यानी कि q रेज टू द पावर p। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम b टू a, b से लेके a तक कितने नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे? n ऑफ a n ऑफ b कितने बनेंगे? p की पावर q। उसके बाद नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर नॉट फंक्शन, वो रिलेशन जो फंक्शन नहीं है। ए पार्ट फ्रॉम ए टू बी। अब ए से बी रिलेशन, ए से बी हो चाहे बी से हो, रिलेशन उतने ही रहेंगे। कितने? 2 की पावर पी क्यू। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज क्यू रेज टू द पावर पी, तो ये आएगा 2 की पावर पी क्यू माइनस क्यू रेज टू द पावर पी। उसके बाद बी फ्रॉम बी टू ए, बी से ए कितना आ जाएगा? 2 रेज टू द पावर पी क्यू माइनस पी रेज टू द पावर क्यू। तो ये डेटा आप नोट करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ, एग्जांपल से बात करेंगे। सपोज करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज़ 3। ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 4, बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आएंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस आपके पास कितने आएंगे? 2 की पावर 12। 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024। 11 कितना होता है? 2048। और 12 कितना होता है? 5096। गुड मॉर्निंग। ये बनेगी बात 5096। उसके बाद नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? 3 की पावर 4, यानी कि 81। अच्छा सॉरी, ठीक है। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे? 3 की पावर 4, यानी कि 81। उसके बाद नंबर ऑफ रिलेशंस दैट आर नॉट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी कितने आ जाएंगे भाई? 4096 माइनस 81 कितने आ जाएंगे? 4015। उसके बाद नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम बी टू ए, बी से लेके ए तक नंबर ऑफ फंक्शंस कितने रहने वाले हैं? 4 रेज टू द पावर 3 कितना? और नंबर ऑफ फंक्शंस, सॉरी, नंबर ऑफ रिलेशंस नॉट फंक्शन, नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर नॉट फंक्शन, विच आर नॉट फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, बी से लेके ए तक कितने आ जाएंगे? 4096 माइनस 64 40। तो यहाँ तक मैंने आपको बेसिक बताया फंक्शन का। हम फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन वाले फंक्शन नहीं कर रहे, हम फंक्शन कैलकुलस वाले कर रहे हैं। अब यहाँ से मैंने इतना बेसिक बता दिया, ये आप उसमें भी पढ़ोगे जब रिलेशन एंड फंक्शन करेंगे, ठीक है। अब जो मैं कराऊंगा वो स्पेसिफिक फंक्शन है, लिख लो इसको। आप अब जो कराऊंगा वो नोट करना।
हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक मिनट रुकना, डाल दी टाइप्स ऑफ फंक्शन। चलो डाल दो, उसी में समझा दूंगा तुम्हें जो चीज़ मुझे समझानी है। मेरे पास दो सेट है, दो सेट हैं, ए और बी। ए और बी, ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ए से बी रिलेट है, ए रिलेट्स टू बी, A relates to B as B is equals to A plus 1. B is equals to A plus 1. यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6, 6 plus 1 7। तो set of all elements of A is domain। A के जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो सेट है उसे क्या बोलेंगे। अब तुमने डोमेन और रेंज, बस दो ही चीज़ फाइंड आउट करनी है हर उसमें, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास जो डोमेन आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से डोमेन मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 तक ही है, 6 तक ही है, दैट इज़ डोमेन। ये मेरे पास क्या आ गया है, डोमेन। इतनी बात समझ आई है, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, नहीं कोडोमेन, उसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन। तो इसका मेरे पास जो कोडोमेन आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आ गया मेरे पास कोडोमेन। अब जिन एलिमेंट की मैपिंग हो रखी है बी के अंदर, नॉट इन ए, इन बी, उसको बोलते हैं हम लोग रेंज। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, set of all elements of B which has a pre-image, which has a pre-image in A। B के वो सारे एलिमेंट जिनकी A में क्या हो, प्री इमेज हो, उसको बोलेंगे रेंज। is known as रेंज, उसको क्या बोलेंगे, रेंज। तो अगर मुझे रेंज को डिफाइन करना है तो मेरे पास रेंज आ जाएगी क्या, 2 3 4 5 6 और, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपसे सवाल पूछा जाएगा व्हाट वी कॉल अ फंक्शन फॉर विच कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे जिसमें कोडोमेन रेंज के बराबर होगा, क्या बोलेंगे, 1 1। क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन। इसका मतलब ए के हर एलिमेंट की मैपिंग हो रखी है बी के अंदर, बी जो रेंज में वही तो एलिमेंट उठा रहे हैं जिनकी मैपिंग हो रखी है, ठीक है। तो वैसे तो बात अलग है बट ये मैंने तुम्हें बता दी। अब समझो बात को, 12 फंक्शन होते हैं हमारे पास, 12 से 13। सबसे पहला जो फंक्शन है टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। कोई ऐसा तो नहीं जिसे डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्लियर ना हुआ हो, क्लियर है रुद्र, पक्की बात है ना। क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा ना, मैं तुम्हें बिल्कुल इनडायरेक्ट वे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आएगा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये है कि y ऑफ x इज इक्वल टू सी। सी कोई भी एक नंबर है, आप x को अगर 1 रख रहे हो तब भी वो c आएगा, आप x को अगर 100 रख रहे हो तब भी वो c आएगा, आप x को अगर -23 रख रहे हो तब भी वो c आएगा। वो हर बार c ही देगा। जैसे मेरे पास स्ट्रेट लाइन है विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस,
ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, y इज इक्वल टू 4। अब आप x पे यहाँ पे चले जाओ तब भी y 4 है, यहाँ पे चले जाओ तब भी y 4 है, यहाँ पे चले जाओ तब भी y 4 है, चाहे नेगेटिव की तरफ आ जाओ कहीं पर भी, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा जो फंक्शन होगा उसका जो डोमेन होगा, डोमेन मतलब x की वैल्यू, डोमेन मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, आपके पास पूरी फ्रीडम है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो आएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स को हम नहीं पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा सेट है, कॉम्प्लेक्स को हटा दो तो रियल नंबर का सेट सबसे बड़ा सेट है। लिखने का दूसरा तरीका क्या है, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल के अंदर आप एक्सट्रीम टर्म्स को इंक्लूड नहीं करते। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ओपन इंटरवल 3,5, ना आप 3 को इंक्लूड कर रहे हो ना आप 5 को इंक्लूड कर रहे हो। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपको बोल देता हूँ 3,5, इसका मतलब आप 3 को भी इंक्लूड कर रहे हो और 5 को भी, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अगर मैं कह रहा हूँ 3,5, 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बट 5 को कर रहे हैं, या 3,5, 3 को कर रहे हैं 5 को नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका डोमेन आ गया ये। अब सवाल उठता है रेंज, रेंज इसकी क्या आएगी, रेंज आएगी इसकी सी, क्योंकि हर बार आंसर क्या बन रहा है, सी बन रहा है। पहला फंक्शन क्लियर है, कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा फंक्शन हमारे पास आएगा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन इट्स लाइक अ मिरर, प्लेन मिरर। जो आप उसको नंबर दोगे वही नंबर आपको वापस कर देगा वो। इट्स लाइक अ प्लेन मिरर। अगर आप उसको 1 दे रहे हो इट विल गिव यू 1 बैक, अगर आप उसको 2 दे रहे हो इट विल गिव यू 2 बैक। समझ आइए बात, ठीक है। ये कैसा फंक्शन है, 1 1 के मैनी 1, ये मैनी 1 है, ये 1 1 रहेगा, हमेशा 1 1 रहेगा। आप जो भी x की वैल्यू डालोगे वही आपको y की वैल्यू मिलेगी। 3 यानी कि 3, -50 यानी कि -50, तो ये हमेशा 1 1 है, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो इसका ग्राफ आएगा सिमेट्रिक थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन के सिमेट्रिक आएगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो इसका जो ग्राफ आएगा दैट विल बी सिमेट्रिक टू ओरिजिन, ओरिजिन के सिमेट्रिक आएगा लाइक दिस, ठीक है। और ये ऐसा फंक्शन है, नाम से ही पता चल रहा है आइडेंटिटी है, तो डोमेन जो है वो भी क्या रहेगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और जो रेंज है वो भी क्या रहेगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। लिखो ये 2 फंक्शन, फिर आगे बात करते हैं। सर ये वो तो नहीं है ना जिसमें अगर x की वैल्यू कुछ भी डालो तो y निकलेगा उससे? नहीं, अभी बहुत सारे हैं, देखता जरूर, सारे क्लियर हो जाएंगे तुझे। इसमें बस कांस्टेंट फिक्स ही रहेगा वो। हाँ, थोड़ा पढ़ भी लिया कर, जब मैं बताता हूँ नोट बाद में किया कर, नोट ही करता रहता है। समझ आई बात भाई। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बेस है। अगर तुम्हें फंक्शन सारे पता लग गए ना तुम्हें कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी फिर कैलकुलस के अंदर। कैलकुलस में बंदा फंसता कहाँ है, जब लिमिट के साथ या डिफरेंशिएशन करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दे, समझ रहे हो, या सिग्नम फंक्शन दे दे, तो वहाँ बच्चे को समझ नहीं आता है क्या करना है। तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आज। हो गया भाई, हो गया सभी का, जल्दी लिखो। कल पूरा पेपर डाल दूंगा, 45 क्वेश्चन।
हाँ 45 तक हो गया है। कितने बचते हैं भाई? 120 में से 45 गए, 75। 2 वीडियो बनानी पड़ी, चलो कोई ना। हाँ जी, नहीं नहीं, किस में नहीं है मतलब? नहीं, टेस्ट का मतलब ये है कि आपने जितना पढ़ा है ना उसमें खुद को एनालाइज करना, तुम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। जो टॉपिक तुमने नहीं पढ़ा उसको छोड़ दो, कोई जज नहीं करेगा तुम्हें, ठीक है। लेकिन जो तुमने पढ़ा है, लिख लिया था। थर्ड फंक्शन आता है भाई पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्लास 9th में पढ़ते हैं हम पहली बार पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लास 9th के अंदर पढ़ते हैं हम पहली बार पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब है एक कांस्टेंट और वेरिएबल साथ साथ, प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब an इसको बोलते हैं। जो n है उसको मैं कहूंगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और अभी हम 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, उसी की बात करना सही भी है। 2 डिग्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 2 डिग्री समझते हो ना, ax प्लस by, उस तरीके से 2 वेरिएबल में। अभी हम सिर्फ किस में बात कर रहे हैं? x में ही बात कर रहे हैं, y नहीं हम लेके आए। तो अगर n 1 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलेंगे लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर n 2 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x स्क्वायर 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर n की वैल्यू 3 है तो उसको बोलेंगे क्या? क्यूबिक, क्यूबिक, क्यूबिक x क्यूब 4x स्क्वायर 6x 9 इक्वल टू 0। 4 रखेंगे तो क्वाड्रिलेट बोलते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। 3 तक हमने 3 तक ही पढ़ा है तो 3 तक ही मैं बात करूंगा। अब आप x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो मैं x को -3 रख दो, ठीक है। इसमें x को -3 अगर मैं रखता हूं तो क्या आएगा मेरे पास? x को -3 रख दिया मैंने तो कितना आया मेरे पास? -3 बचा। इसमें x को -3 रख दिया तो कितना आएगा? 9 प्लस 6, 9 प्लस 9 प्लस 9, गलत मैंने भी कर दिया। 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20, हाँ जी, -27 प्लस 36, हाँ जी, माइनस प्लस 9, कितना आ गया? 54, 63 माइनस 27 36। तो इसका जो डोमेन बनेगा वो तो बनेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर मैं यहां पे x को -1 रखता हूं तो -1 प्लस 4 माइनस प्लस 6 प्लस 9 इक्वल टू 0। कितना आ गया ये? 10, 19, 18। अगर मैं यहां साइन बदल दूं तो, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ तो चाहे प्लस रखूँ, यहाँ प्लस कर दूँ तो अब कितना आएगा? -1 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 9। अभी भी पॉजिटिव आ रहा है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि रेंज जब भी हम लिखेंगे, समझना बात को, रेंज जब भी हम लिखेंगे तो अगर तो है ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, आर आएगी रेंज, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी? आर। अगर तो है ऑड डिग्री पॉलिनोमियल तो रेंज आएगी आर। लेकिन अगर है इवन डिग्री तो आर प्लस। ग्राफ इसके मैं क्या बताऊं तुम्हें ज़्यादा, तीन ग्राफ बना, तीनों बता देता हूं, एक में ही बता रहा हूं। और सबसे पहले बात आएगी लीनियर की, ax प्लस बी वाई, तो वो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी की तरह बनेगा ग्राफ। कैसे? ऐसे, इस तरीके से बनेगा ग्राफ।
इस तरीके से बन जाएगा, मतलब नेगेटिव भी आ सकता है, ऐसे भी बन सकता है, बट सिमेट्रिक ओरिजिन के ही रहेगा। थोड़ा ऊपर से भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है। इसका तुम्हें अगर ग्राफ बनाना है, सपोज दिस, ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के। क्या ये यही नहीं है? बस अब ये 3 से पास होगा, कहीं यहाँ पे 3 होगा। मैं तुम्हें सिंपली तुम्हारे लिए इसका ग्राफ बना रहा हूँ, y इक्वल टू 2x मान लो, इसका बना देते हैं, ठीक है। दूसरा आएगा एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है ऐसा, पैराबोलिक, ठीक है। तीसरा आएगा एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का ग्राफ तुम्हारे पास आएगा ऐसा, यहाँ पे ऐसे ऐसे, इस तरीके से ऐसे बनते हैं ग्राफ। 10 नहीं, 10 का तो ऐसा आता, हाँ मतलब थोड़ा वैसा आता है। 10 का थोड़ा सा कंजस्टेड है, थोड़ा सा ब्रॉड है, तो मतलब कि क्यूब का ग्राफ आएगा कुछ ऐसा, ऐसा ग्राफ आएगा क्यूब का, जैसा जेनर डायोड का आएगा जब तुम सेमीकंडक्टर पढ़ोगे, द लास्ट चैप्टर इन फिजिक्स, ऐसा ग्राफ आता है। ये आपके पास कौन सा फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, लिखो उसको, फिर आगे बात करेंगे। एक और छोटी सी बात बता देता हूँ, इसको कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है रुद्र। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें से मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनता, जैसा कि ये डिटेल्ड है बट मुश्किल नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें। वैसे तो मैंने इसकी पहले भी पूरी सीरीज़ बना रखी है फंक्शन की, लेकिन दोबारा फिर डाल दूँगा मैं। चले नेक्स्ट। हरमन, उसे मत पढ़, वो पागलों के काम है, वो बिल्लेपंती के काम है वो, ठीक, जिसने लड़कियों ने लिखा है, ठीक है। बढ़िया लड़का है, तो शरीफ लड़का है। तुम्हारी क्लास अच्छी है, डिसिप्लिन है थोड़ी सी, बस एक आधा बच्चा गड़बड़ कर देता है बीच में कभी कभार, वैसे कोई इशू नहीं है, ऐसे कोई परेशान करने वाली कोई बात। तुम्हें मैंने कभी डांटा तो नहीं ना गुस्से में, पूरी है ना, एक बार भी। वो +1 छोड़ दे, वैसे तो नहीं कभी डांटा ना, इसका मतलब तुम मुझे परेशान नहीं करते। +1 पे बच्चों का डंडा भी। चलो, फोर्थ हमारे पास जो फंक्शन है वो आता है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन वो फंक्शन होता है जो P/Q की फॉर्म में होता है। ये फंक्शन मुझे कभी समझ नहीं आया जब भी मैं पढ़ता था, ये क्या फंक्शन है P/Q की फॉर्म में। तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हें ऐसा कोई फंक्शन दिख रहा है तो ये एक रेशनल फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, एक रेशनल फंक्शन। उस चीज़ को कहते हैं मैक्सिमम टाइम्स, अगर मैं आसान भाषा में बात करूं, जिसमें कुछ वेरिएबल आ रहा है। क्योंकि अगर तुम नंबर के हिसाब से पढ़ोगे 3/7 ये वैल्यू है, ये फंक्शन थोड़ी है। फंक्शन वो होगा जिसमें एक वेरिएबल आएगा। समझ आई मेरी बात? अगर x + 3/7 है तो भी x + 3/,
बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा है कि अगर x प्लस 3/7 है तो क्या ये एक रैशनल फंक्शन है? तो ये एक रैशनल फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, ये एक पॉलिनोमियल बन गया। अब 1/7 तुम बाहर निकाल दो तो ये क्या बन गया? अब एक पॉलिनोमियल। अब समझना बात को, रेशनल फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन जरूरी, रेंज इसकी आर है, रेंज कुछ भी आ सकती है, रेंज से कोई दिक्कत नहीं है। y, अब जब मैं तुम्हें कह रहा हूं रेंज आर है तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि -∞ से लेकर के +∞ तक। x की वैल्यू ऐसी नहीं रखनी है कि y जो है वो इन्फिनिटी बन जाए। तो हम हमेशा ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि qx जो है 0 के इक्वल हो, हम चाहेंगे qx नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x - 6 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 6। कुछ भी हो जाए x 6 नहीं होना चाहिए। तो जब मेरे पास ऐसा फंक्शन होगा, सॉरी, जब मेरे पास ऐसा फंक्शन होगा ax प्लस बी cx प्लस डी, तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि cx प्लस डी 0 हो जाए। x शुड नॉट बी इक्वल्स टू -d/c। तो डोमेन हमारे पास रहेगा तो आर ही, माइनस करना पड़ेगा वो वैल्यू x की जिसके लिए q ऑफ x क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। ठीक है, समझ आई बात? r रखेंगे आर ही, लेकिन वो वैल्यू घटा देंगे जिसके लिए q ऑफ x क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। ये तुम्हारे पास है रेशनल फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल कभी भी e की पावर x नहीं होता, वो तो एक टाइप हो गया, किसी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका जो डोमेन है वो आपके पास क्या रहेगा? सेट ऑफ रियल नंबर -∞ टू +∞, ये रहेगा डोमेन। लेकिन इसकी जो रेंज आएगी वो हमेशा r पॉजिटिव आएगी। तुम x को कुछ भी पुट कर दो, कुछ भी, कैसा भी नेगेटिव, कुछ भी, वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर मैं आपसे कहता हूँ y ऑफ -6, तो ये मेरे पास है a की पावर -6, क्या लिखूँगा? मानता हूँ मैं नंबर छोटा हो जाएगा पर रहेगा तो प्लस ही, ठीक है। इसी का इन्वर्स फंक्शन हमारे पास होता है क्या? लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब है y ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग a बेस x। y ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग a बेस x। a जो है या तो 0 और 1 के बीच में हो या 1 से ज़्यादा हो, a कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, कभी भी a 1 नहीं होना चाहिए। a 1 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि log a बेस x को आई कैन राइट log x अपॉन log a, इसको मैं लिख सकता हूँ log x अपॉन log a। और तुम्हारे पास अगर log a 1 हो गया तो log 1 होता है 0 और समथिंग अपॉन 0 विल गिव यू इन्फिनिटी। इसकी जो रेंज है इसका डोमेन हो जाएगा। डोमेन, नेगेटिव नंबर का तुम log ले ही नहीं सकते। log ऑफ -3 नॉट डिफाइन, तो तुम प्लस के नंबर ही रख सकते हो रुद्र, केवल प्लस के नंबर ही रख सकते हैं हम x की जगह, माइनस नहीं रख सकते, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0 भी नहीं रख सकते, 0, इन्फिनिटी। अगर तुमने यहाँ क्लोज इंटरवल लगा दिया तो सब गड़बड़, क्योंकि मैं 0 भी नहीं रख सकता। log 0 भी मेरे पास क्या होता है? नॉट डिफाइंड। और जो रेंज तो कुछ भी आ जाएगी, रेंज आपके पास कुछ भी आ जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। इसका मैं ग्राफ और आप लोगों को बता देता हूँ। 6 फंक्शन हो गए हैं, 6 और रह गए हैं। अब जो 6 बचे हैं वो तुमने बहुत कम चांस है कि तुम्हें बहुत अच्छे से पता होंगे, क्योंकि उनके बारे में बात बहुत कम होती है। नहीं, 4 के ट्रिग्नो इनवर्स ट्रिग्नो तो तुम्हें पता ही है। मुझे सच सच बताना, किसी ने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का नाम सुना है भाई? 2024 पेपर 2 में एक सवाल आया था, ये यहाँ पे ओरिजिन पे मिलेंगे दोनों। ये e की पावर -x है, ये e की पावर x है।
सुना है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का नाम? सुना है? सिग्नम, मॉड्यूलस भी सुना होगा। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। 52 देख लेंगे, मतलब कि 45 पे 52 और 34 कितने हो जाते हैं? 52 और 34 86। 86 का मतलब है कि 60, 1 घंटा और 26 मिनट। इतनी बड़ी वीडियो बनेगी पहले, फिर ब्रेक लेंगे, फिर दोबारा बनाएंगे। पीएनसी और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी हैं। सेंसर ने सबसे स्टार्टिंग में यही कराया था। किसने? स्टार्टिंग स्टैट्स, थोड़ा सा ही कराया था। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर मेरे वीक हैं, बस 3। बिल्कुल वीक भी नहीं है, इनमें मैं टक जाता हूँ। हमसे तो अच्छी है। नहीं, स्टैट्स तो मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है कभी भी। सितंबर के बाद, मतलब अभी इन 3 चैप्टर पे ही फोकस रखना है मुझे। बाकी तो तुम कहीं से कोई भी सवाल ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी हद तक मैं कर देता हूँ, वो उसमें कहीं से ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, वो आसान है। हो गया तुम्हारा सीक्वेंस सीरीज़ हो गया तुम्हारा? मैंने 3 वीडियो डाल ली हुई तो है, देखो रखी हो तो मैंने बिल्कुल बढ़िया। वहाँ से अगर वो 3 वीडियो कर लो, एपीजीपी में नहीं अटकोगे। एचपी रहती है, एचपी में डाल दूंगा, एचपी की भी किसी को। जीपी की तो मैंने 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करी थी, और लाइट चली गई थी तब भी करी थी। हो गया? कभी तो यस सर बोल दिया कर यार। क्योंकि हम लोग कैलकुलस कर रहे हैं तो आपको 1-2 पॉइंट और लिखने पड़ेंगे। हैंड राइटिंग सुधार ले। मैंने ऐसा सुना था कि जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती ना, वो इंटेलिजेंट होते हैं। है तो इंटेलिजेंट, तो हैंड राइटिंग सही कर ले, ज़्यादा सही भी नहीं, इतनी कर ले कि सामने वाले को समझ आ जाए। तो ब्लैक पेन चली गई इसलिए मैंने कुछ कहा ही नहीं, तुझे क्यों इनसिक्योर हो रहा है? मैं तो पीस की विपुल की नोटबुक, नहीं नहीं, ये मेरी शक्ल ही बेकार है यार। ये मैं तो विपुल की नोटबुक देखने आया था। एक कुछ भी चल रहा है, देखिए एक ही नोटबुक में सब कुछ चल रहा है। तुझे पता है जो दुकानदार होते हैं ना, वो भी अलग अलग बही खाता बनाते हैं कि इसका हिसाब कितना है। ओ तू जा यार, कर जाके। हो गया भाई, चले नेक्स्ट। 7th। अच्छा एक पॉइंट और लिखो नोट डाल के, पहले नोट डाल के लिखो, NOT नोट। फॉर ये 0 greater than a greater than 1, for 0 greater than a greater than 1, log a base x is a decreasing function in its domain. For 0 greater than a greater than 1, log a base x is a decreasing function in its domain. अपने डोमेन में log a base x डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा अगर a जो है 0 और 1 के बीच में लाई करता है। एंड फॉर a greater than 1 log a base x is an increasing function in its domain. Log a base x is an increasing function in its domain. ठीक है जी, ये बात याद रखना बाप। चलो लेट्स मूव टू फंक्शन नंबर 7, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस में बहुत कंफ्यूजन होती है। मॉड्यूलस फंक्शन एक स्टेप फंक्शन है। मतलब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ y ऑफ x
इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, हाँ जी, माइनस ऑफ एक्स माइनस ए व्हेन एक्स इज लेस देन 0, प्लस ऑफ एक्स माइनस ए व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। सवाल उठता है, नो नो नॉट 0 ए, हाँ सवाल उठता है कि फिर अगर इक्वल टू हो जाए तो इक्वल टू पे क्या आ जाएगा। मैंने ऐसा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कभी कभी वो वैल्यू दे देते हैं क्वेश्चन में, अपने आप से ही वैल्यू दे देते हैं, समझ रहे हो, कभी कभी वो खुद से ही वैल्यू दे देते हैं। एक आधा क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं याद दिलाऊंगा, ठीक है, बट अभी के लिए आप लिख सकते हो। दूसरी बात, इसका जो डोमेन आएगा वो कैसा आएगा, कुछ भी रख लो नंबर, डोमेन क्या आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। रेंज क्या आएगी, रेंज क्या आएगी, आर प्लस का मतलब 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। अभी यहां ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं, तो फिर तो ये है, नहीं ये सॉरी ऊपर वाला माय मिस्टेक, अगर कुछ दे रखा है फिर ये, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा बताओ, किसी को भी नहीं पता, मुझे लगा तुम्हें पता होगा। अगर पहले मैं बना रहा हूं इसका y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स का, मॉड एक्स, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा ग्राफ आएगा वी शेप, ये आएगा मॉड एक्स का ग्राफ। अगर आपके पास है लेट्स से दैट y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस ए, तो ग्राफ आपके पास आएगा कुछ ऐसा। तो आपके पास ग्राफ कुछ आएगा ऐसा, ऐसा, ये जो पॉइंट होगा ये होगा a। अगर आपके पास ग्राफ आप बनाना चाहते हो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस ए, तो आपके पास ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। तो आपके पास ग्राफ आएगा कुछ ऐसा, ऐसा, समझ आई बात। तो आपके पास ग्राफ आएगा कुछ ऐसा, x इज इक्वल्स टू माइनस ए, करो इसको नोट। तो ये चीज़ें याद रखना। ऐसे हो सकता है y इज इक्वल टू x प्लस ए जेड, x प्लस ए जेड, जेड कोई नंबर है वेरिएबल, वेरिएबल, उसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, बाहर आ जाएगा, इस वाली एक्सिस पे आएगा, z बाहर की तरफ होता है, इस वाली एक्सिस पे आएगा, फिर मतलब ऐसा आएगा, देख देख ऐसा आएगा, ऐसा आएगा और फिर ऐसे निकल जाएगा, ऐसे ऐसे तीर की तरह, हाँ हाँ 3 ऐसे निकल जाएगा।
हो गया। नेक्स्ट सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन सिग्नम फंक्शन सिग्नम फंक्शन सिग्नम फंक्शन होता है y इज इक्वल्स टू मॉड x अपॉन x, y इज इक्वल्स टू मॉड x अपॉन x। अब इसमें वो दे के रखते हैं क्या कि x इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू 0, क्योंकि अगर वो ये ना गिवन करें तो फॉर्म बनेगी 0.0 जो कि होती है क्या, नॉट डिफाइंड। तो इसको आप ऐसे लिखते हो y इज इक्वल्स टू -1 फॉर x लेस देन 0, 0 फॉर x इक्वल टू 0 एंड 1 फॉर x ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए जो डोमेन आएगा, डोमेन तो आएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो रेंज आएगी, रेंज क्या आएगी, -1 0 1, -1 0 1, यही बनती रहेगी रेंज। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, जब तक x 0 से कम है तो y कितना है, -1, ये रहा। जब तक x 0 से कम है y की वैल्यू क्या है, -1। जब x 0 है तो y भी कितना है, 0। और जब x ग्रेटर देन 0 है तो y कितना है, 1। ये आएगा ग्राफ, इसमें 0 वाला केस आएगा ही आएगा। हाँ। तो ये आपके पास आ जाएगा ग्राफ, ये आ गया y, ये आ गया x, इसमें आपके पास आएगा ही आएगा। समझ आई बात है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और अगर वो कर दे कुछ ऐसा, अब तो तुम्हें सवाल कैसा दे देगा वो क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर तोड़ मरोड़ के, वो कह देगा y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ मॉड x अपॉन x, ऐसा ग्राफ ऐसा दे देगा तुम्हें क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है, ये वाली लाइन जो है ना कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ये वाली जो लाइन है दिस वन, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर शिफ्ट हो जाएगी ऐसे। और वो वाली नीचे, ये वाली हट जाएगी, ये वाली भी हट जाएगी, फिर टी बन जाएगा। कैसा बनेगा, ये और ये। समझ आई बात, ठीक है, कर लो इसको नोट। दिस इज सिग्नम फंक्शन। ये चीज़ हम हटा देते हैं, बस इसको हटा दो, ये मैंने तुम्हें, मॉड x प्लस a में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया भाई। नेक्स्ट जिफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं विद स्क्वायर ब्रैकेट x
और ये हमेशा बड़ी इंटीजर वैल्यू उठाता है। y ऑफ 2.4 क्या आएगा? 2.4 क्या उठाएगा? 2। y ऑफ 3.9 क्या उठाएगा? 3.9। राउंड ऑफ नहीं करना है, कभी 4 लिख दो। हमेशा लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होती है। जब प्लस है हमेशा लेफ्ट साइड वाली वैल्यू। ठीक है खुशप्रीत? 10.8 10 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन जब नेगेटिव आ जाए -2.4 -3, एक बढ़ा देना फिर -3.9 सर लेफ्ट वाली वैल्यू लिखनी है ना। -4 और y इज इक्वल्स टू -10.8 कितना? -11। तो इसका जो डोमेन आएगा और इसकी जो रेंज आएगी वो सेम आएगी। क्या? सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका जो डोमेन आएगा और इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, समझ आई बात? ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ मजेदार है इसका। बता सकते हैं मुझे कैसा बनेगा ग्राफ? हाँ जी, हाँ भाई वाह। यहाँ आप 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। अब जब तक वैल्यू 0 और -1 के बीच में रहेगी, जब तक वैल्यू 0 और -1 के बीच में रहेगी तो बात क्या बनेगी? -1। जब 1 और -2 के बीच में रहेगी तो बात क्या बनेगी? -2। जब -2 और 3 के बीच में रहेगी तो बात क्या बनेगी? इस तरीके से आएगा ग्राफ। इस तरीके से आपके पास ग्राफ आएगा हर बार। इस तरीके से। इधर आ जाओ अब। 0 और 1 के बीच में सॉरी 0 और 1 के बीच में 0। 0.4 का जिफ क्या आ जाएगा? 0। 1 और 2 के बीच में 1 और 2 और 3 के बीच में 2। ये आएगा। ये आएगा आपके पास इस तरीके से। ये है GIF का ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। सवाल आया था एक PYQ। सर 0 और 1 के बीच में तो 0 को नहीं उठाएगा वो। मैंने 1 पे बना दिया। ओहो, ग्राफ गड़बड़ हो गया भाई, थोड़ा सा। सही कह रहा है लड़का। यहाँ पे आएगा ये। ज़ीरो और 1 पे आएगा यहाँ, फिर आएगा यहाँ और फिर आएगा यहाँ। ऐसे आएगा ग्राफ। ये मैं सर्कल क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि ग्राफ ब्रेक हो रहा है। क्योंकि ग्राफ ब्रेक हो रहा है। क्वेश्चन है इफ PYQ है और इफ fx is equals to sin square pi x plus cos square minus pi x, find f pi by 4। ठीक है, ये हमसे कहा गया। इधर देखिए प्लीज बोर्ड के ऊपर। fx है साइन स्क्वायर पाई एक्स और दूसरा है कॉस स्क्वायर माइनस पाई एक्स। व्हाट इज पाई? 3.14। यहाँ पे 180 नहीं रखना। 180 का कहाँ जिफ करते फिरोगे? पाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 पॉइंट समथिंग 9 पॉइंट समथिंग। तो जब आप उसका जिफ करोगे तो कितना आ जाएगा आपके? भाई ऐसे नहीं करना है, करके देखेंगे, पता चल रहा 10 पॉइंट समथिंग। और क्वेश्चन ही गलत हो गया। 14 करो जरा इसका। 3.14 3.14 4 4 जा 16 1 4 1 जा 4 5 4 3 जा 12
1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 और 4 3 3 जा 9, 6 9 5 8 9, 9.85 ठीक है, मतलब 9 का ही कुछ है ना। तो उसका जिफ अगर हम लेंगे 9.85 का कितना आएगा, 9 आएगा। तो पहली बात तो क्वेश्चन ये है, साइन स्क्वायर 9x माइनस 9 का अगर जिफ लेंगे तो क्या आएगा, -10, और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये आएगा साइन स्क्वायर 9x प्लस कॉस स्क्वायर 10x। रख दो x को π/4, तो जब आप x को π/4 रखोगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर 9 π/4 कॉस स्क्वायर 10 π/4। तो साइन स्क्वायर 9 π/4 को क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 2π प्लस π/4 प्लस कॉस स्क्वायर कितना 4 2 जा 8 या 2π प्लस π/2, ये बनेगी बात, 2 2 जा 4 प्लस 5, ठीक है ठीक है। तो 2π मतलब 360, व्हाट इज साइन स्क्वायर π/4 प्लस कॉस स्क्वायर π/2, कितना आएगा कॉस स्क्वायर π/2, और साइन स्क्वायर π/4 का स्क्वायर 1/2, ये आंसर है। सर हमने पाई स्क्वायर क्यों लिया, पाई को नहीं, मतलब पाई की जो क्योंकि मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, पाई स्क्वायर है भाई, ठीक है, गलतियां बहुत होने लग गई है, पाई स्क्वायर है ये अंदर, ठीक है। वो 10 कहाँ से आ गया, माइनस है, माइनस पाई स्क्वायर यानी कि माइनस 9.85, और ये जिफ का फंक्शन है, पाई का स्क्वायर है फिर माइनस है, माइनस पाई का होल स्क्वायर नहीं है भाई। मेरी बात सुनो, इसके अंदर और इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग है। ये पाई के स्क्वायर के साथ माइनस है, ये माइनस पाई का होल स्क्वायर है, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। आगे बढ़े। स्क्वायर भी तो है ना, साइन स्क्वायर, ठीक है। मैक्स लिखेंगे प्लीज़,
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसके बाद ब्रेक लेंगे, फिर करेंगे नेक्स्ट। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। करते ऐसे है, मतलब इसका होता है ऐसे या ऐसे। ठीक है, तो पहले इसके लिए बात करेंगे। अगर मैं y ऑफ 0.9 रखता हूँ तो ये आएगा 0.9 माइनस 0.9, कितना आ जाएगा जी? ये आ गया 0 माइनस 0.9, कितना है आंसर? माइनस। अगर मैं y इसको लिखता हूँ 1.3 माइनस 1.3, 1.3 का जिफ 1 माइनस 1.3 माइनस नेगेटिव नंबर और लेकर के देख लेते हैं। y ऑफ माइनस 5.6 कितना आएगा? माइनस 5.6 माइनस ऑफ माइनस 5.6, यह आ गया कितना? माइनस 6 प्लस 5.6, कितना आ गया? माइनस 0 पॉइंट। मतलब आप कैसा भी नंबर ले लो, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं केस 1, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं y ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, तो नेगेटिव ही आ रहा है हमारे पास। एकम ज्योत इधर ध्यान दे। और सपोज अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो 0 पे क्या आएगा? दिस माइनस दिस, तो 0 पे 0 बन रहा है। मतलब अगर ये आता है तो मेरे पास डोमेन तो रहेगा क्या? सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन जो मेरे पास रेंज आएगी वो क्या आएगी? रेंज मेरे पास आ जाएगी 0 से लेके उल्टा लिख दिया, माइनस मतलब दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। -1 से लेकर के, ये आपको क्वेश्चन में खुद गिवन होगा, अपनी तरफ से नहीं लिखना। हाँ, जो क्वेश्चन में गिवन है। समझ आई बात? कभी भी -1 नहीं पहुंच पाया मैं, रहा माइनस 0.9 तक पहुंच गया, बट -1 नहीं पहुंचा हूँ, तो -1 पे ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, अगर दूसरे वाला गिवन है, अगर आपको दूसरा गिवन है केस 2, y ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस दिस, तो यहां पे मैं सेम चीजें लूंगा। सबसे पहले y ऑफ 0.9, तो ये आ जाएगा 0.9 माइनस ऑफ 0.9, ये कितना आ गया? 0.9। अगर मैं लेता हूँ y ऑफ 1.3, ये कितना आ जाएगा? 1.3 माइनस ऑफ 1.3, ये कितना आ गया? 1.3 माइनस 1, 0.3। अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ y ऑफ माइनस 5.6, कितना आ जाएगा? -5.6 माइनस ऑफ -5.6, कितना आ गया? 0.4। और अगर आप y ऑफ 0 लोगे तो 0 माइनस 0, ये भी कितना आ जाएगा? 0 माइनस जिफ ऑफ 0, कितना आ गया? तो इसके लिए जो डोमेन रहेगा वो तो रहेगा सेट ऑफ रियल नंबर। जो रेंज रहेगी वो क्या रहेगी? वो इस बार रहेगी 0 से 1। इट डिपेंड्स। लिखो उसको, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। है जी, नहीं आएगी, इसलिए तो मैंने ओपन इंटरवल रखा है ना। 1 आएगी, कुछ भी पुट करके देख लो। जो आज नहीं है उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया।
इसका कोई ग्राफ नहीं, इसका नहीं है। मतलब बनाने को बनाया जा सकता है, फिर वही बात है ना, फंक्शन टू फंक्शन डिपेंड करेगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं एक, फिर ब्रेक लेंगे। ये भी PYQ है। लेट्स से z is equals to GIF y. Let's say z is equals to GIF y and y is equals to x minus x, where x is positive, where x is positive but not integer, but not integer. Find the value of z. जल्दबाजी नहीं करते हैं, गलत हो जाता है, सिलेक्शन छूट जाता है हाथ से। सर इंटीजर मतलब उसको माइनस ही लिख सकते हो? लिख सकते हैं, इंटीजर नहीं है। इंटीजर का मतलब समझते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह नहीं, फ्रैक्शन में रखनी है। पॉजिटिव है और माइनस नहीं रख सकते। देखिए प्लीज़, मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने कह दिया कि लेट्स से x को मैंने मान लिया 0.75, आप कुछ भी ले सकते हैं, 3/4। तो सबसे पहले y निकालेंगे, y कितना आएगा 0.75 माइनस 0.75, ये आपके पास कितना आ जाएगा माइनस 0.75। इतनी बात ठीक है। अब z किसके बराबर है माइनस 0.75 के, कितना आ जाएगा, आप कुछ और वैल्यू लेके देख सकते हो। 0.3 लेता हूं x को, तो y क्या आ जाएगा आपके पास 0.3 माइनस 0.3, कितना आ गया माइनस 0.3, और z आपके पास कितना आ जाएगा माइनस 0.3, कितना, you can put any value of x, the final answer will always be 1। ठीक है, फाइनल आंसर आपके पास क्या रहेगा 1 रहेगा। तो हमने जो है इतनी पढ़ाई हम कर चुके हैं अभी तक। अब मैं ब्रेक ले रहा हूँ 20 मिनट का, उसके बाद आता हूँ। ठीक है, ठीक है पीयूष, उसके बाद बाकी के 2 ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक।